अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है फार्माकोलॉजी में चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ होम्योस्टेसिस इम्बैलेंसेस। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम होम्योस्टेसिस को डिस्कस करेंगे कि हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस का मैकेनिज़्म क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, और जब इस होम्योस्टेसिस में इम्बैलेंस हो जाता है तो कौन कौन से प्रॉब्लम्स अराइज हो सकते हैं। ठीक हो गया। तो सबसे पहले आज का जो चैप्टर है वो शॉर्ट सा है। ठीक है, सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे होम्योस्टेसिस को। ठीक है, होम्योस्टेसिस रेफर्स टू द बॉडीज एबिलिटी टू मेंटेन अ स्टेबल इंटरनल environment despite external changes. This delicate balance is essential for the proper functioning of the physiological processes. अच्छा, कहते हैं कि homeostasis refers to the body's ability, ठीक है, to maintain a stable internal environment। मतलब कि homeostasis का मतलब ये है कि जो हमारी बॉडी है उसमें ये एबिलिटी हो, ये कुव्वत हो कि वो अपने जो बॉडी के इंटरनल कंडीशंस होते हैं ना, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर हो गया हमारी बॉडी का, हमारी बॉडी में जो सॉल्ट लेवल हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल या वाटर लेवल जो हमारी बॉडी का हो गया, उसको बैलेंस्ड रखे। ठीक है, उसको एक स्टेडी फॉर्म में रखे। इवन अगर हमारा जो आउटसाइड इन्वायरमेंट है ना, उसका अगर उसमें कोई चेंज भी आ जाए ना, ठीक है, फिर भी हमारा जो अपनी बॉडी, हमारी बॉडी में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने इंटरनल कंडीशंस को ना, जो इंटरनल कंडीशंस की यहाँ बात हो रही है ना, इंटरनल कंडीशंस को, उसको स्टेबल रखे। ठीक हो गया। ये बैलेंस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कि हम लोग जो बॉडी के फंक्शंस हैं वो प्रॉपरली परफॉर्म कर सके, जो हमारी बॉडी में जितने सिस्टम्स हैं, जो भी प्रोसेसेस हमारी बॉडी में चल रहे हैं, उनको स्टेबल तरीके से या उनको सही, अगर वो प्रोसेसेस आप चाहते हो तो हमारी बॉडी जो है वो अपने इंटरनल टेम्परेचर, अपने इंटरनल वाटर कंटेंट, सॉल्ट कंटेंट, इलेक्ट्रोलाइट कंटेंट, इन सब चीज़ों को बैलेंस रखेगी और इसको हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस। ठीक है, जब हमारी बॉडी जो है अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को स्टेबल रखे। ओके, फिर यहाँ पे बात की गई है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की, इंट्रासेलुलर फ्लूइड की। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब आउटसाइड द सेल। ठीक है, जब हमारी बॉडी में अब सेल्स हैं, ठीक है, और सेल्स में के अंदर भी फ्लूइड पाया जाता है और सेल्स के बाहर भी फ्लूइड पाया जाता है। नाउ द ECF, that is extracellular fluid, this fluid is found outside the cells and includes the fluid within blood vessels, plasma and the fluid surrounding cells. Interstitial fluid ECF plays a crucial role in transporting nutrients, oxygen, waste products throughout the body. It also helps maintain proper balance of electrolyte and pH levels। अच्छा, अब क्या मतलब है इसका? कहते हैं कि ये फ्लूइड जो है ना वो हमारे साथ बॉडी, जो सेल्स है ना, सेल्स, बॉडी के जो सेल्स हैं उस सेल्स के बाहर पाया जाता है। ठीक है, ये जो है इसमें कौन कौन से फ्लूइड आ सकते हैं? जो कि ब्लड वेसल्स हमारे होते हैं उसमें जो फ्लूइड होता है जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है, सेल्स के जो अराउंड फ्लूइड होता है, ठीक है, जिसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, जो सेल्स के इर्द गिर्द जो फ्लूइड होता है या उसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं, और जो ब्लड वेसल्स में जो फ्लूइड होता है उसको हम ब्लड प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है, प्लाज्मा। अब ESF क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये हमारे पास न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है, लाइक ऑक्सीजन, लाइक ग्लूकोज हो गए, विटामिन्स हो गए, ऑक्सीजन हो गए, और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गए या यूरिया हो गए, ठीक है, तो उसको कैरी करता है। ठीक है, ऑल अराउंड द बॉडी, लाइक ग्लूकोज, विटामिन्स, ऑक्सीजन, इनको लेकर जाता है और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको उठाता है। ठीक है, सो ये ESF का काम होता है। ठीक है, दूसरा इसका क्या है कि ये हमारे पास बैलेंस को मेंटेन करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स या pH लेवल्स, मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब सॉल्ट लेवल जो होता है। ठीक है,
इलेक्ट्रोलाइट्स हम लोग सॉल्ट्स को कहते हैं, ठीक है। तो सॉल्ट लेवल को ये हमारे पास बैलेंस करता है हमारी बॉडी में, कि ना वो ज़्यादा हो ना वो कम हो। उसके अलावा पीएच लेवल को, पीएच मतलब जो हमारी बॉडी में एसिड और बेस का जो लेवल होता है ना बॉडी में, उसको मेंटेन करता है, उसको स्टेबल करता है। तो ये हमारे पास हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का फंक्शन, और वो होता क्या है वो हमने डिस्कस कर लिया। Now we will talk about the intracellular fluids, ठीक है। The fluid is contained within the cells of the body. It comprises the largest portion of the total body and is essential for cellular processes such as metabolism, protein synthesis, and transport of molecules within the cells. The composition of ICF is tightly regulated to ensure proper cellular function. Both ICF and are critical for maintaining homeostasis, and the movement of water electrolytes between these compartments is tightly regulated to ensure proper cellular functions and overall health. अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है ICF, ये हमारे पास सेल्स के वो वाला फ्लूइड जो कि सेल्स के अंदर पाया जाता है, ठीक है। वो फ्लूइड विच इज फाउंड इन साइड्स ऑफ द सेल्स ऑफ द बॉडी इज नोन एज द इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स, ठीक है। कहते हैं कि इट मेक्स अप द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ द फ्लूइड इन द बॉडी, ठीक है, क्योंकि ये फ्लूइड सेल्स के अंदर पाया जाता है और हमारी पूरी बॉडी ही सेल्स से बनी हुई है, तो ये लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ जो फ्लूइड बॉडी का होता है वो इन्हीं इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है, ठीक है, ICF होता है। मोस्ट ऑफ इट जो होता है वो कहते हैं वो वाटर है, ठीक है। लार्जेस्ट पोर्शन जो इसका वो है वो वाटर है, ठीक है। और कौन कौन सी फंक्शंस करता है? मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो जितने भी केमिकल रिएक्शंस हमारे साथ सेल्स के अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस या रिएक्शंस चल रहे होते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है, जो कि जिसमें प्रोटीन्स बनाए जाते हैं, उस प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ट्रांसपोर्टिंग एंड यूजिंग मॉलिक्यूल्स इनसाइड द सेल्स, ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स या को सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, और उन मॉलिक्यूल्स को इस्तेमाल करना, उसके लिए ये हमारे पास ICF बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि ECF और ICF दोनों हमारे पास बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो मूवमेंट ऑफ वाटर को कंट्रोल करती है, सॉल्ट को कंट्रोल करती है इन दो फ्लूइड्स के ज़रिए से, ठीक है। इन्हीं फ्लूइड्स के ज़रिए से हमारे पास सेल्स जो है वो प्रॉपर्ली वर्क कर पाते हैं और हमारी बॉडी का जो होम्योस्टेसिस है वो बैलेंस्ड रहता है। ठीक हो गया? आई होप कि यहाँ तक मैं क्लियर होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एनीवेज, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, then comes the intravascular fluid and interstitial fluids। ठीक हो गया? अब हम डिस्कस करेंगे इंट्रावास्कुलर फ्लूइड को, ठीक है, एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स, जो कि इसके बाद आएगा, ठीक है। तो इंट्रावास्कुलर फ्लूइड जो है, इट रेफर्स टू द फ्लूइड विद इन द ब्लड वेसल्स प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा। ठीक हो गया? इट प्लेज अ वाइटल रोल इन ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स, गैसेस एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स थ्रू आउट द बॉडी। ठीक हो गया? अच्छा, यहाँ पे बात की गई है कि इंट्रावास्कुलर फ्लूइड जो है वो कहते हैं कि इनसाइड द ब्लड वेसल्स के इनसाइड जो फ्लूइड पाया जाता है, ठीक है, उसको बोला जाता है, और मोस्टली जो है उसको वो प्लाज्मा होता है। ठीक है? अच्छा, अब ये फ्लूइड क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हमारे पास न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है, गैसेस जैसे ऑक्सीजन उसको कैरी करता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड उसको कैरी करता है थ्रू आउट दी बॉडी। ठीक हो गया? अच्छा, अब यहाँ पे फिर बात आती है इंटरस्टिशियल फ्लूइड की। ठीक हो गया? इंटरस्टिशियल फ्लूइड, सॉरी, interstitial fluid on the other hand surrounds the cells in tissues and fills the spaces between them. It facilitates the exchange of substances between the blood vessels and the cells, supplying nutrients and removing waste products. Both intravascular and interstitial fluids are essential components of the body's extracellular compartment and contribute to maintaining proper cellular function and homeostasis। अच्छा, अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है ना, तो वो हमारे पास वो वाला फ्लूइड है जो कि बॉडी के सेल्स को सराउंड करता है और उन स्पेसेस को फिल करता है जो कि सेल्स और टिश्यूज़ के दरमियान पाए जाते हैं। ठीक हो गया? उन स्पेसेस को फिल करता है ये। ठीक है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड की हम बात कर रहे हैं।
इंटरस्टिशियल फ्लूइड फिर क्या करता है कि ये हमारे पास एक्सचेंज करता है सब्सटेंसेस ब्लड और सेल्स के दरमियान, ठीक है। ब्लड वेसल्स और सेल्स के दरमियान जब सब्सटेंसेस को चेंज करना होता है तो वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स के ज़रिए से होता है, ठीक हो गया। उसके बाद सप्लाइंग न्यूट्रिएंट्स एंड रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है। अच्छा, न्यूट्रिएंट्स सेल्स को सप्लाई करना, ठीक है, और सेल्स के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो उनसे वापस निकालना, ये काम है, ठीक है, ये इन दोनों का काम है। अच्छा, फिर इंट्रावास्कुलर इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स जो है ना, तो वो भी हमारे पास, अच्छा ये किस चीज़ का हिस्सा है, ये दोनों, ये हमारे पास हिस्सा है, ये दोनों, ये ECF एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का हिस्सा है, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हमने डिस्कस कर लिया था, जो आउटसाइड ऑफ द सेल जो फ्लूइड होता है वो। उसके फिर दो पार्ट्स हैं, एक इंट्रावास्कुलर है, एक इंटरस्टिशियल है, ठीक हो गया। आई होप आई एम क्लियर नाउ ये हमारे पास दोनों एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स का पार्ट है, ठीक है, और इसी के ज़रिए से हमारे पास बॉडी जो अपना सेल फंक्शन प्रॉपर्ली मेंटेन कर पाती है, ठीक है, और ओवरऑल बैलेंस जो है वो प्रॉपर सेलुलर फंक्शन मेंटेन करती है और ओवरऑल होम्योस्टेसिस जो है वो बॉडी का जो बैलेंस है वो मेंटेन करती है, ठीक हो गया। नाउ फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट मूवमेंट। अब कौन कौन से फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स होते हैं फ्लूइड्स के, इलेक्ट्रोलाइट मूवमेंट के, ठीक है। Fluid and electrolyte movement occurs between different parts of the body compartments, including intracellular fluid and extracellular fluid, controlled by osmotic pressure and various transport mechanisms across cell membranes. उसके अलावा intravascular interstitial fluids, उसके दरमियान भी physiological mechanisms होते हैं, governed by Starling's hypothesis, which describes the movement of fluid across capillary walls based on hydrostatic and osmotic pressure. अच्छा, अब क्या मतलब वो है इसका मैं बताती हूँ। कहते हैं फ्लूइड जो वाटर होता है या इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे कि हमारे पास सोडियम हो गए, पोटेशियम हो गए, ठीक है, जो सॉल्ट्स होते हैं वो हमारे पास डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ना मूव करते हैं, ठीक हो गया। डिफरेंट बॉडी के जो कंपार्टमेंट्स होते हैं या डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं उसमें मूव करते हैं और उसको हम बॉडी कंपार्टमेंट्स बोलते हैं, ठीक हो गया। अब कौन कौन से मेन मूवमेंट्स हमारे पास इसमें होते हैं, तो सबसे पहले इंट्रासेलुलर फ्लूइड ICF एंड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड ECF की बात करते हैं, ठीक है। तो उनके दरमियान द मूवमेंट बिटवीन ICF एंड ECF इज कंट्रोल्ड बाय, इन दोनों के दरमियान जो मूवमेंट होती है वो किस चीज़ के ज़रिए से कंट्रोल होती है, ऑस्मोटिक प्रेशर से, ठीक है। वो वाला मोटर जो कि हमारे पास मूव करता है फ्रॉम अ प्लेस विद लेस पार्टिकल्स टू अ प्लेस विद मोर पार्टिकल्स, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर हम उसको बोलते हैं कि जब वो लेस पार्टिकल्स वाले प्लेस से मूव करें मोर पार्टिकल्स वाले प्लेस की तरफ, ठीक है। या उसके अलावा ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स अक्रॉस, ठीक है, लाइक डिफरेंट हमारे पास वेज होते हैं जिसके ज़रिए से हमारे पास सब्सटेंसेस मूव करते हैं, जैसे डिफ्यूजन हो गई या एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गई, ठीक है। तो इन प्रोसेसेस के ज़रिए, इन मैकेनिज्म्स के ज़रिए हमारे पास जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड्स के दरमियान हमारे पास मूवमेंट होती है, ठीक हो गया। अच्छा, फिर हमारे पास यहाँ पे बात की गई है इंट्रावास्कुलर फ्लूइड्स एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स की, ठीक हो गया। Governed by Starling's hypothesis, which describes the movement of fluid across capillary walls based on hydrostatic and osmotic pressure. अच्छा, the movement between these two fluids is explained by, अच्छा यहाँ पे कहते हैं कि इन दो दरमियान के बाद जो इंट्रावास्कुलर और इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स के दरमियान जो मूवमेंट होती है वो हमारे पास किसके ज़रिए से एक्सप्लेन की गई है, स्टार्लिंग्स हाइपोथेसिस के ज़रिए, ठीक है। और अब स्टार्लिंग हाइपोथेसिस है क्या, वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे आगे। Starling hypothesis जो है वो हमारे पास ये proposes that the movement of fluid across capillary wall is determined by the balance between hydrostatic pressure pushing fluid out of the capillary and the osmotic pressure pushing fluid into the capillary. This balance ensures equilibrium between intravascular and interstitial fluid volumes. अच्छा, आसान अल्फाज में समझाती हूँ। स्टार्लिंग हाइपोथेसिस हमारे पास कहता है कि फ्लूइड जो है ना वो किस तरीके से इन एंड आउट ऑफ द ब्लड वेसल्स या कैपिलरी से किस तरीके से इन एंड आउट जो है वो मूव करता है, ठीक है। स्टार्लिंग हाइपोथेसिस हमारे पास कहता है जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है ना, ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ये वो वाला प्रेशर है जो कि फ्लूइड को ना कैपिलरी से बाहर पुश करे, ठीक है, आउट ऑफ द कैपिलरीज, ठीक है।
फिर दूसरी और फिर हमारे पास स्टार्लिंग हाइपोथेसिस कहते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ना, ये वो वाला प्रेशर है कि जो कि फ्लूइड को ना वापस कैपिलरीज के अंदर पुश करे। ठीक हो गया। अब एक जो है वो बाहर पुश कर रहा है, ठीक है, एक जो है ना वो अंदर पुश कर रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, जब ये दोनों, लेट्स सपोज, मैं एक सेकेंड, एक देखें, एक बाहर से अंदर की तरफ पुश हो रहा है और एक सेल से अंदर से बाहर की तरफ पुश हो रहा है। लेट्स सपोज ये सेल है, ठीक है, और ये ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है, जो कि ये वाला ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, ठीक है, ये वापस कैपिलरीज के अंदर उसको पुश कर रहा है, और ये वाला हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हो गया जो कि बाहर पुश कर रहा है फ्लूइड को। ठीक हो गया। कहते हैं कि जब ये दोनों प्रेशर्स हमारे पास बैलेंस्ड होते हैं, मतलब सेम अमाउंट में फ्लूइड अंदर भी जा रहा है और सेम अमाउंट में फ्लूइड हमारे साथ बाहर भी निकल रहा है, ठीक है, तो ये दोनों जब हमारे पास बैलेंस होते हैं तो इस बैलेंस के ज़रिए से हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो फ्लूइड लेवल होता है इंट्रावास्कुलर या इंटरस्टिशियल स्पेसेस के दरमियान, वो स्टेबल होता है और हमारे पास होम्योस्टेसिस होती है। ठीक है, मतलब कि देखें, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों सेम होता है, सेम अमाउंट में फ्लूइड अंदर भी जा रहा है, सेम अमाउंट में फ्लूइड बाहर भी जा रहा है। ठीक है, तो हमारे पास एक बैलेंस क्रिएट हुआ है। ठीक है, उस बैलेंस की वजह से हमारी बॉडी होम्योस्टेसिस में है। अगर ये बैलेंस डिस्टर्ब हो गया, ठीक है, और बहुत ज़्यादा फ्लूइड बाहर निकल रहा है और थोड़ा थोड़ा फ्लूइड अंदर आ रहा है, तो हमारे पास होम्योस्टेसिस जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, और जब वो डिस्टर्ब हो जाएगी तो हमारे पास डिफरेंट इश्यूज हमारी बॉडी में अराइज होंगे। वो किस तरह के इश्यूज होंगे वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब वही बात यहाँ पे बात की गई है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड इम्बैलेंस की। ठीक है, कि लेट सपोज अगर उस फ्लूइड में कोई इम्बैलेंसिंग हो गई, ठीक है, ये जो है ना, ये बैलेंस ये डिस्टर्ब हो गया, ठीक हो गया, ये अगर डिस्टर्ब हो जाए तो हम लोग इस फ्लूइड इम्बैलेंस को किस किस कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले आता है आइसोटोनिक इम्बैलेंस, इक्वल लॉस और गेन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स मीनिंग ऑस्मोटिक बैलेंस। फिर हमारे पास आता है ऑस्मोटिक इम्बैलेंस, अल्टरेशंस इन द कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूट्स एंड इफेक्टिव ऑस्मोटिक प्रेशर्स। एंड देन हमारे पास आता है कंपोजिशनल इम्बैलेंस, चेंजेस इन द कंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स डिस्टरप्टिंग फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। अच्छा, सबसे पहले थोड़ा सा मैं फ्लूइड इम्बैलेंस का बता देती हूँ कि फ्लूइड इम्बैलेंस मतलब कि बॉडी जो है ना उसमें राइट अमाउंट ऑफ बैलेंस नहीं है फ्लूइड्स और सॉल्ट्स के दरमियान, इलेक्ट्रोलाइट्स या फ्लूइड्स के दरमियान। ठीक है, और इस इम्बैलेंसेस को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आइसोटोनिक इम्बैलेंस है। तो इस आइसोटोनिक इम्बैलेंस में ये होता है कि इक्वल हमारे पास लॉस हो रहा है और इक्वली जो है वो गेन हो रहा है बोथ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का। ठीक है, कहते हैं कि जो बैलेंस है ऑस्मोटिक बैलेंस वो हमारे पास सेम होता है, लेकिन फ्लूइड के अमाउंट में हमारे पास चेंज आ जाता है। ठीक है, फ्लूइड का अमाउंट या बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, या फ्लूइड का अमाउंट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ठीक है, तो इसे हम आइसोटोनिक इम्बैलेंस बोलते हैं। अब ऑस्मोटिक इम्बैलेंस क्या है? जब हमारे पास, अच्छा देखिए, आइसोटोनिक में हमारे पास वाटर फ्लूइड का लॉस और गेन हो रहा था, ठीक है। ऑस्मोटिक इम्बैलेंस में हमारे पास सॉल्यूट्स का, लाइक हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स का जो है वो उसके बैलेंस में चेंज आ रहा है। ठीक है, जब हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स के बैलेंस में लाइक सॉल्ट हो गया, इस जो सोल्यूट्स होते हैं ना उसको हम सोल्यूट्स भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स भी बोल सकते हैं, सॉल्ट्स भी बोल सकते हैं, जब उसके कंसंट्रेशन में चेंजेस आ जाए, अल्टरेशंस मतलब चेंजेस आ जाए, ठीक है, तो उसको हम ऑस्मोटिक इम्बैलेंस बोलते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर भी जो है वो भी इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर कौन सा होता है? वो वाला फोर्स जो कि वाटर को ना इन एंड आउट जो है वो मूव करता है। ठीक है, सो हमारे पास जब सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन में या सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन में जब चेंज आ जाए, अल्टरेशन आ जाए, तो उसको हम ऑस्मोटिक इम्बैलेंस बोलते हैं। जब फ्लूइड्स की कंसंट्रेशन में इम्बैलेंस आ जाए तो उसको हम आइसोटोनिक इम्बैलेंस बोलते हैं। और अच्छा, ऑलराइट, एंड देन कंपोजिशनल इम्बैलेंस। अच्छा, फिर हमारे पास आते हैं कंपोजिशनल इम्बैलेंस।
ठीक है। कंपोजिशनल इम्बैलेंस में भी हमारे पास यही होता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसकी कंपोजिशन में डिस्टर्बेंस आ जाए, ठीक है, लेकिन वो हमारे पास फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को डिस्टर्ब करता है। अच्छा, अब ऑस्मोटिक बैलेंस इम्बैलेंस और कंपोजिशनल इम्बैलेंस में डिफरेंस ये है कि दोनों में ही हमारे पास सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन में फ़र्क आ सकता है, इलेक्ट्रोलाइट्स की जो कंसंट्रेशन होता है उसमें फ़र्क आता है, लेकिन उस ऑस्मोटिक इम्बैलेंस में ये होता है कि जब हमारे पास अल्ट्रेशंस आते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स में, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या आता है, उसकी वजह से हमारे पास इफेक्ट होता है उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ऑस्मोटिक इम्बैलेंस में जब हमारे पास सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन में डिफरेंस आता है, चेंज आता है, तो उसकी वजह से हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो डिस्टर्ब होता है, ठीक है। लेकिन कंपोजिशनल इम्बैलेंस में फिर ये डिफरेंस है कि हमारे पास जब इलेक्ट्रोलाइट्स में कंपोजिशन में जब चेंज आ जाए तो हमारे पास बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस डिस्टर्ब होने लगते हैं, लाइक हमारे पास हाइपोकैलीमिया, लो पोटेशियम लेवल होने लग जाता है, मसल क्रैम्प्स या हाइपरकैलीमिया वगैरह हो सकता है, ठीक है। सो ये ओवरऑल डिफरेंस है कि ऑस्मोटिक बैलेंस में हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर डिस्टर्ब हो जाता है जब हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स में डिफरेंस आता है, और कंपोजिशनल इम्बैलेंस में हमारे पास ये आता है कि हमारे पास जब भी इलेक्ट्रोलाइट्स की कंपोजिशन में चेंज आता है तो हमारे पास फिजियोलॉजिकल फंक्शंस बॉडी के डिस्टर्ब होने लग जाते हैं, ठीक हो गया। सो ये हमारे पास ओवरऑल क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड इम्बैलेंस थी, ठीक हो गया। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज जिसमें हम डिस्कस करेंगे आइसोटोनिक इम्बैलेंस को, ठीक हो गया। उसके अलावा जिसमें हमारे पास फिर हाइपोवोलीमिया आता है, ठीक है। कौन कौन सी आइसोटोनिक इम्बैलेंस में कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है। हाइपरवोलीमिया क्या होता है, ठीक है। आगे और डिफरेंट इश्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आइसोटोनिक इम्बैलेंस में जब हमारे पास क्या क्या प्रॉब्लम्स अराइज हो सकते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास प्रॉब्लम अराइज हो सकती है हाइपोवोलीमिया, दैट इज़ डिहाइड्रेशन, ठीक है। अच्छा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि आइसोटोनिक इम्बैलेंस में हमारे पास फ्लूइड का या लॉस हो जाता है या बहुत गेन हो जाता है। तो हाइपोवोलीमिया क्या कंडीशन होती है, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन नाम से ही जाहिर है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो जाती है, क्योंकि हमारे पास होम्योस्टेसिस इम्बैलेंसिंग हुई होती है, ठीक है। हमारे पास बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो रहा होता है स्वेटिंग के ज़रिए, वॉमिटिंग के ज़रिए या डायरिया के ज़रिए, ठीक है। तो इससे क्या होता है हमारे पास कि बॉडी में अंदर हो रहा क्या होता है कि अमाउंट ऑफ ब्लड जो है बॉडी में वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है। इसकी वजह से हमारे पास ब्लड फ्लो जो होती है टिश्यूज़ की तरफ या वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इसकी वजह से टिश्यूज़ को इनफ ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे होते, ठीक है। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस मतलब कि कौन कौन से हम लोग सिम्टम्स देख सकते हैं, तो थर्स्ट हो रही होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन्स हमारे पास जो टंग या माउथ होता है वो बहुत ज़्यादा हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन्स बहुत ज़्यादा ड्राई हुए होते हैं, ठीक है। हमारे यूरिन जो है वो बहुत कम हो जाता है, ठीक है। और ब्लड प्रेशर हमारे पास जो है वो हाइपोटेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो हाइपोवोलीमिया में हमारे पास क्या होता है, बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस हुआ होता है स्वेटिंग, वॉमिटिंग या डायरिया के ज़रिए, क्योंकि हमारे पास ब्लड वॉल्यूम जो होता है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। और इसी तरह से हमारे पास जो परफ्यूजन होती है, मतलब ब्लड फ्लो की तरफ जो ऑक्सीजन वगैरह होती है, न्यूट्रिएंट्स कैरिंग होती है, वो कम हो जाती है, ठीक है। सो ये हमारे पास हाइपोवोलीमिया था। नेक्स्ट इज़ द हाइपरवोलीमिया, ठीक है, हाइपरवोलीमिया। अच्छा, हाइपरवोलीमिया में देखिए एक हाइपो था, हाइपो मीन्स बहुत ज़्यादा फ्लूइड जब लॉस हो जाए, ठीक है, उसकी वजह से आप डिहाइड्रेट हो जाए, जब फ्लूइड की कमी आ जाए। हाइपर मतलब जो बहुत ज़्यादा फ्लूइड की इनटेक हो जाए, ठीक है, जब बहुत ज़्यादा फ्लूइड की इनटेक हो जाए, ठीक है, ऑफन ड्यू टू हार्ट फेलियर और रीनल डिसफंक्शन, ठीक है। मतलब कि जब हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा फ्लूइड लेने लग जाए, ठीक है, और हार्ट फेलियर या किडनी प्रॉब्लम्स की वजह से हो सकता है कि किडनी प्रॉपरली हमारे फ्लूइड को एक्सक्रीट नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ब्लड वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, फ्लूइड ओवरलोड बहुत ज़्यादा हो जाता है बॉडी में, ठीक हो गया। तो इसमें हमारे पास फिर क्या हो जाता है कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हम क्या देखते हैं, एडीमा, जब हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, उसी की वजह से हमारे पास वेट गेन हो जाता है, हमारे पास ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है, और हमारे पास डिस्पीनिया, जब हमारे पास डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग होती है, तो इस तरह के इश्यूज़ जो है वो हमारे पास अराइज होते हैं, ठीक हो गया। सो हाइपर और हाइपोवोलीमिया में ये फ़र्क है कि हाइपोवोलीमिया में डिहाइड्रेशन हो जाती है, फ्लूइड लॉस बहुत ज़्यादा होता है, एंड हाइपरवोलीमिया में हमारे पास क्या होता है कि फ्लूइड इनटेक या रिटेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक हो गया।
नाउ वी विल डिस्कस द ऑस्मोटिक इम्बैलेंस कि ऑस्मोटिक इम्बैलेंस की वजह से हमारे पास कौन कौन से सिचुएशंस या कौन कौन से प्रॉब्लम्स अराइज हो सकते हैं। तो ऑस्मोटिक इम्बैलेंस की वजह से हमारे पास हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है, ठीक है। हाइपोनेट्रीमिया मतलब कि हमारे पास क्या होता है कि जब हम लोग बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से हमारे पास एक कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं सियाद, सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ठीक है, वो अराइज हो सकती है। या सर्टेन मेडिकेशंस जो हैं वो उसकी वजह से ये कॉज हो सकती है, ठीक है। कॉज क्या हो सकता है हाइपोनेट्रीमिया का कि जब हम बहुत ज़्यादा वाटर इनटेक करें या हमारी बॉडी में कोई सिंड्रोम है ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ठीक है, हमारी बॉडी में एक एंटी डाययूरेटिक हार्मोन बहुत ज़्यादा बन रहा होता है, ठीक है। या कुछ ऐसी कुछ मेडिकेशंस हम लेते हैं जिसकी वजह से हमारे पास ये कॉज हो सकता है। पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है इसकी कि बॉडी में होता क्या है, इसकी वजह से हमारे पास जो है वो सोडियम लेवल जो होता है, जो सॉल्ट लेवल होता है बॉडी में, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है हमारे पास वाटर जो है वो सेल्स में बहुत ज़्यादा एंटर होने लगता है, ठीक है। जब सोडियम लेवल हमारे पास कम होने लग जाता है तो हमारे पास क्या होता है कि वाटर सेल्स में बहुत ज़्यादा एंटर होने लग जाता है और हमारे पास सेल्स में जो है वो सेलुलर स्वेलिंग हो जाती है, स्वेल हो जाते हैं हमारे पास, ठीक है। अच्छा, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस अगर हम देखें तो क्या क्या हम देख सकते हैं, हेडेक होती है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज स्टेट हो जाती है, मसल वीकनेस इसके साथ देखी जा सकती है और पेशेंट में अगर सीवियर केसेस हो तो सीजर्स भी हम जो है वो देख सकते हैं, ठीक हो गया। सो हाइपोनेट्रीमिया में हम क्या हमारे पास क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पानी पीने की वजह से और इसी तरह कुछ मेडिकेशन की वजह से भी हो सकता है हमारे पास सोडियम लेवल जो होते हैं वो ब्लड में बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, ठीक है। उसकी वजह से हमारे पास वाटर जो है वो सेल्स में एंटर होने लग जाता है, ठीक है, और हमारे पास सेल्स की स्वेलिंग होने लग जाती है, ठीक है। देन कम्स द सेकेंड वन, दैट इज़ द हाइपरनेट्रीमिया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास हम लोग बहुत ज़्यादा पानी जब नहीं पीते, ठीक है, इनएडिक्वेट वाटर इनटेक होती है हमारे पास, ठीक है, और सोडियम इनटेक हम लोग बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, सॉल्ट इनटेक वगैरह सॉल्ट बहुत ज़्यादा लेते हैं, ठीक है। या एक कंडीशन होती है डायबिटीज इंसिपिटस, उसमें भी हमारे पास हाइपरनेट्रीमिया हो सकती है, ठीक है। सो पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है कि हमारे पास अब ब्लड में इस डिजीज़ में फिर हमारे पास क्या प्रॉब्लम हमारे पास अराइज होने लगता है कि हमारे पास सोडियम लेवल जो होते हैं वो ब्लड में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास जो वाटर है वो सेल में वो लीव करने लग जाता है, ठीक है, और हमारे पास सेल्स की श्रिंकेज होने लग जाती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोडियम लेवल की वजह से वाटर हमारे पास सेल्स से रिमूव होने लग जाता है और सेल्स श्रिंक होने लग जाते हैं, ठीक है। इस पे फिर हम क्या क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं साइड सिम्टम्स, थर्स्ट हो सकती है, म्यूकस मेम्ब्रेन जो हमारे पास टंग्स और माउथ होते हैं वो ड्राई होते हैं, रेस्टलेसनेस होती है, थिंकिंग या अवेयरनेस में आपकी जो है वो मेंटल स्टेटस आपका डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तो मतलब थिंकिंग या अवेयरनेस में आपके जो है वो थोड़ी सी चेंज आ जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑस्मोटिक इम्बैलेंस था। देन कंपोजिशनल इम्बैलेंस की वजह से हमारे पास क्या क्या प्रॉब्लम अराइज होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब कंपोजिशनल इम्बैलेंस हमने डिस्कस भी किया है कि ये वो वाला इम्बैलेंस होता है जिसमें हमारे पास जब कंपोजिशनल इम्बैलेंस में हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि जब हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस जो है ना बॉडी में, जैसे पोटेशियम वगैरह, ये जब हमारे पास बहुत ज़्यादा लो हो जाए या बहुत ज़्यादा हाई हो जाए तो उसकी वजह से हमारे पास बॉडी के फंक्शंस जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, स्पेशली हार्ट के या मसल्स के, ठीक है। अब इसमें हमारे पास कौन कौन सी सिचुएशन अराइज हो सकती है, तो सबसे पहले हाइपोकैलीमिया, ठीक है। हाइपोकैलीमिया किस किस चीज़ से कॉज हो सकती है, डायरेटिक्स, डायरेटिक्स वो वाले मेडिसिन हैं जिससे हम लोग को यूरिन बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। उसके अलावा वॉमिटिंग या डायरिया, या हम लोग इतनी वो वाली खुराक नहीं करते जिसकी वजह से हमारे पास पोटेशियम, जिसमें पोटेशियम की कमी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास इन इश्यूज़ की वजह से ना हमारे पास हाइपोकैलीमिया हो सकता है। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है कि इसमें हमारे पास ये होता है बॉडी में कि हमारे पास पोटेशियम लेवल्स जो होते हैं ना ब्लड में वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं और उसकी वजह से हमारे पास जो मस्कुलर फंक्शंस होते हैं ना, जो नर्व या मसल फंक्शंस होते हैं या जिसमें हार्ट भी हमारे पास आता है, वो सारी चीज़ें हमारे पास अफेक्ट होने लग जाती हैं, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, इसमें हम क्या क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, साइंस एंड सिम्टम्स हमारे पास क्या हैं, तो वीकनेस हो सकती है, मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं, कार्डियक डिसएरिथमियास हो सकती हैं, मतलब इरेगुलर हार्ट बीट्स हमारे पास हो सकती हैं, ठीक है, हाइपोकैलीमिया में जब हमारे पास पोटेशियम लेवल कम हो जाए। देन कम्स दी हाइपरकैलीमिया।
हाइपरकैलेमिया में हम क्या देखते हैं कि क्यों होती है, सबसे पहले ये देखेंगे रीनल फेलियर की वजह से हो सकती है, जब किडनी से हमारे पास एक्स्ट्रा पोटेशियम को निकाल नहीं पाती, या हम लोग बहुत ज़्यादा पोटेशियम इनटेक करते हैं फूड में, या कुछ मेडिकेशंस इस तरह होते हैं कि जिसमें पोटेशियम लेवल बहुत ज़्यादा होता है। तो इससे फिर क्या होता है, पैथोफिजियोलॉजी हमारी बॉडी में इसमें क्या इफेक्ट पड़ता है कि हाई पोटेशियम लेवल हो जाती है ब्लड में, जिसकी वजह से हमारे पास बहुत ज़्यादा सीरियस हार्ट प्रॉब्लम्स अराइज हो सकते हैं, कार्डियक टॉक्सिसिटी हो सकती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ट प्रॉब्लम, सीरियस हार्ट प्रॉब्लम्स अराइज हो सकते हैं। तो इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस या सिम्टम्स वगैरह क्या है, बहुत ज़्यादा मसल वीकनेस हो जाती है, ब्रेडिकार्डिया, हमारे पास हार्ट रेट बहुत ज़्यादा स्लो हो सकती है, या कार्डियक अरेस्ट, ठीक है, मतलब हमारे पास हार्ट बीटिंग बिल्कुल स्टॉप हो सकती है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास कंपोजिशनल इम्बैलेंस की वजह से ये प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं। तो ओवरऑल हमारा इस चैप्टर को स्टडी करने का, या होम्योस्टेसिस बैलेंसिंग या इम्बैलेंसिंग को स्टडी करने का मतलब ये था कि लाइक फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस किस तरीके से हो सकते हैं, उसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो किस तरीके से अफेक्ट हो सकती है, हमारी बॉडी के इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो हैं वो किस तरीके से डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। और इसी ज़रिए से फिर हम लोग जो है ना, इस जब हमें ये सारे बैलेंस का और होम्योस्टेसिस का हमें अपनी बॉडी का पता होगा, तो हम लोग जो है राइट मेडिसिन जो है वो चूज़ करेंगे, ठीक है, अपनी हेल्थ को हम सही तरीके से मेंटेन करेंगे, ठीक है। और जब अब गर्मियाँ हैं, देखें आजकल बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, तो हमें पानी पीना ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमें अब पता है कि हम लोगों को किस तरीके से अपनी फ्लूइड बैलेंसिंग जो है वो करनी चाहिए, और होम्योस्टेसिस हमारी बॉडी में क्या इम्पोर्टेंट क्रूशियल जो रोल है वो प्ले करती है। ठीक हो गया। सो आई होप कि आपको आज के इस चैप्टर की समझ आई होगी, और फिर भी अगर किसी भी टॉपिक में थोड़ी बहुत भी कन्फ्यूजन है, तो आप लोगों के पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप लोग मुझे वो टॉपिक बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक को दोबारा से आपको रिवाइज़ करके दे दूँगी। ठीक हो गया। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।